जरा ये वीडियो कंपाइलेशन देखिएगा। जोर जबरदस्ती से लोगों को बताना पड़ता है कि हमारी सोच की टांगें हैं, ये अपने पाँव पर खड़ा है। अगर वाकई कोई सच अपने पाँव पर खड़ा है, अपनी टांगों पर वाकई खुद से खड़ा है, तो हर चंद रोज बाद, कुछ अरसे बाद एंडोर्समेंट के इंजेक्शन की इसको जरूरत क्यों पड़ती है? कायनात के होने की भी एक वजह होनी चाहिए, इसे भी खुद ब खुद अपने आप में कायम नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं कि लामुतनाही वक्त तक कॉज एंड इफेक्ट चलता रहे। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ काजेस मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा मुशाहिदा नहीं है। इंसान के पास ऐसा कोई तजुर्बा तरीका नहीं कि वो मैटर से बाहर निकलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करके कोई नतीजा हासिल कर सके। अगर कायनात को एक नेसेसरी बीइंग ने बनाया है, एक नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए, तो फिर इस नेसेसरी बीइंग को किसने बनाया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक ईमेल सर्विस है कि जहां पे अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा कंटेंट है जो कि हमारे नैरेटिव से हट के है, प्रो सेकुलर है, प्रो एथियस्टिक है एंड सो फोर्थ, तो आप बताएं तो उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये जो वीडियो फैसल बड़ाइच साहब का, जिसकी कंपाइलेशन अभी आपने देखी, उसके मुख्तलिफ हिस्सों की, इस पे ईमेल्स का तांता बंद किया। कुछ नाम है मैं शेयर कर रहा हूं, बट आई कैन नॉट गो थ्रू द इंटायर लिस्ट, इतनी ज़्यादा ईमेल्स आई। But the few names I have go as this: Zishan Bhatt Sahab, Afnan Zahid, Hashim Shiraz, Abu Bakr Makhtoom, Fatima Anwar, Umair Amir, Hafiz Sumama Imran, and the list goes on and on and on. Now ये बात तो क्लियर है कि जावेद अख्तर साहब वाली जो डिबेट हुई मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ, उसके बाद पाकिस्तान का जो सेकुलर कंटिंजेंट है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, और उसकी वजह समझ आती है। आखिरकार क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस तरह की, उसका एक बहुत बड़ा बुत तराशा गया था जो लोगों के सामने रखा जाता था, और बताया जाता था कि मज़ाहिब के लोग तो बड़े ईगोइस्टिक किस्म के होते हैं, उनमें रैशनैलिटी नहीं होती, आर्गूमेंट्स नहीं दे सकते, लॉजिक से बेबहरा होते हैं एंड सो फोर्थ। दूसरी तरफ आप ये देखें जो इल्हाद है, ये एक रैशनल प्रेमिस है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। और उस बुत को ग्लोरीफाई करने के लिए जिन शख्सियात का जिक्र किया जाता था उनमें जावेद अख्तर साहब भी थे। ये तो पाकिस्तान है तो लोग इनके पाँव में बैठ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता था। जब वो बुत लाइव क्रम्बल हुआ, जिसको मिलियंस के हिसाब से लोग देख चुके हैं, तो एक ऑनेस्ट पोजीशन है कि हम रिव्यू करें कि आखिरकार क्या वजह है, वाई वी फेल्ड सो मिजरेबली। ये तो बहुत बड़ी खबर होगी ना। इससे पहले भी जब भी इल्हाद का कोई डिबेट होती है हम मुसलमानों में से किसी के साथ, तो नतीजा ऐसा ही होता है। दिस ऑब्वियसली वाज द मेन इवेंट सो फार। तो आप अपनी पोजीशन को रिव्यू करें, लेकिन ये तबका ऐसा नहीं है। इस तबके ने उसको अब उसका जो डैमेज हुआ है उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हर तरह के बातें, जैसे फैसल बड़ाई साहब की वीडियो की आप देखेंगे भी, अगर आपने देखा हुआ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एनालिसिस सारे के सारे इस हवाले से थे कि खुदा का तस्वुर क्यों एक तरह का वहमा है, क्यों एक बगैर सबूत के, कोई आंखें बंद करके कोई बस ये अंधा अकीदा है, वगैरह वगैरह। दैट्स द होल समरी ऑफ इट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, अ मच डीपर प्रॉब्लम, और वो ये है कि जब आप खुद को क्यूरियस फेलो कहते हैं, या एक ऑब्जेक्टिव पर्सन कहते हैं, क्रिटिकल थिंकर कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आप सिर्फ सिस्टम को स्विच करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। मसला ये है ह्यूमन एरोगेंस का कि जब वो सिस्टम को स्विच करता है तो अपने नए सिस्टम को वो क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि उसको बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल पोजीशन समझ के बाकी हर चीज़ पे डाउट करना शुरू कर देता है। फैसल बड़ाइच साहब की ही बात सुनते हैं इस पे, एंड देन लेट्स एनालाइज दैट। जो शख्स इस ख्याल से जान नहीं छुड़ा पाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कायनात का खेल क्या है, ये चक्कर क्या है सारा, तो लामहला उसके जहन में इस सब कुछ के कायनात के शुरू होने का सवाल भी पैदा होता है। ज्यादातर इसका जवाब उसे अपने घर से, इर्द गिर्द के माहौल से या तालीमी इदारों से मिल जाता है। अब जरूरी नहीं कि ये जवाब जो उसको अपने इर्द गिर्द से मिला है दुरुस्त हो या लाजमी गलत ही हो, मगर इतना जरूर है कि इसे ये इल्म हो जाता है कि उसकी अपनी सोसाइटी इस सवाल के बारे में, उसका अपना ग्रुप इस अजली अब्दी सवाल के बारे में क्या सोचता है और उनका जवाब क्या है। अब अगर ये इंसान एक थिंकिंग बीइंग है, क्यूरियस फेलो है, खोजी है, तो वो दो में से एक काम लाजमी करेगा। पहला ये कि वो अपनी सोसाइटी से, अपने ग्रोह से मिलने वाले जवाब को सारी जिंदगी डिफेंड करने के लिए अपनी तमाम जहनी सलाहियतें लगा देगा, अपनी जहानत खपा देगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन उसके पास फिर एक और है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उस घड़े घड़ाए सोसाइटी के जवाब को जो उसे अपने घर, मोहल्ले, स्कूल से मिल चुका है, उसे अपनी हिस्से इंसाफ की कसौटी पर परखे, उसका वजन तोले, उसको ट्रायल पर रखे उस जवाब को। ये दूसरा काम हमारे ख्याल में एक जेन्युइन थिंकर, एक ईमानदार खोजी, एक सीरियस क्यूरियस फेलो ही करेगा। जैसा कि आपने सुना कि अगर तो आप वो बातें बिटवीन द लाइंस जो कह रहे हैं मज़ाहिब के हवाले से, और द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस ऑफ हु वी आर, कहाँ से आए वगैरह, अगर तो आप अपने माशरे में से ही वो चीज़ें सीखते हैं तो या श्योर वो एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक क्यूरियस फेलो हैं,
जेन्युइन थिंकर हैं। तो क्यूरियस फेलो साहब की हम देखते हैं कि प्रेमिस क्या है। हमारे क्यूरियस फेलो जो हैं, जो मैंने जितना इनका कंटेंट देखा है, ही इज़ अ लेफ्टिस्ट। लेफ्ट वालों का मसला ये होता है कि ये इल्हादी नज़रियात से बहुत ज़्यादा ये मुतासर होते हैं। तो उनका एक वर्ल्ड व्यू होता है जहाँ से वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते। इनफैक्ट लेनिन ने तो यहाँ तक बात कही है कि हर सोशलिस्ट को बाय रूल एथियस्ट होना होगा या वो एथियस्ट होता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की बात है कि इल्हाद और जो कम्युनिज्म है या सोशलिज्म ये इकट्ठे ही स्टार्ट होते हैं। ये बड़ी इस्टेब्लिश हिस्ट्री है कि ये जहाँ पे भी जाते हैं ये चीज़ों को इल्हाद के अनक से ही देखते हैं। नाउ दिस डज नॉट मीन बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि फैसल वड़ाइश साहब मुल्हिद हैं या पाकिस्तान में और जो मार्क्सिस्ट हैं वो सारे के सारे एथियस्ट हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर आग की भट्टी में काम नहीं करते, सिर्फ जाके बैठ जाते हैं, तो वहाँ से जो धुआं वगैरह होता है वो कुछ ना कुछ तो आपके कपड़ों को लगेगा। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब आपको बताया जाता है कि क्यूरियस फेलोज़, मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास अटल हकीकत आ गई है। उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास अपनी एक ऐनक है, मैं वो लगा के आपको बता रहा हूँ। दैट डज नॉट मेक यू अ क्रिटिकल थिंकर एट ऑल। क्योंकि क्रिटिकल थिंकर अगर आप हों तो आप अपनी सोच को सोचें, ये नहीं कि आप अपनी सोच को तब्दील कर लें और नई सोच को आप समझ लें कि ये असल हकीकत है और हर वो चीज़ जो इससे डिफरेंट है वो गलत है। ये तो हो गया लेफ्ट का वर्ल्ड व्यू कि उसमें ऐसा क्यों समझा जाता है, और वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म और सारी बातें जो आगे चल के मैं थोड़ी सी करूँगा, जिसमें आपको कई नज़र आएंगे कि जो अंडरलाइंग प्रेमिस है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि वो लेफ्टिस्ट है। बहरहाल व्हेन वी गेट टू दैट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, शैल वी। अब दोस्तों यहाँ से हमारी अगली बात निकलती है कि आप जिंदगी में जब भी किसी फर्द को मुनाजरे का चैलेंज करते या मुनाजरे की दावत देते देखें या सुने, तो जान लें कि वो बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसका अंदाजे फिक्र मुआशरे में पिट चुका है। उसे और उसकी कम्युनिटी को एक पावरफुल इंडोर्समेंट की, एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई है, आर्जी इंजेक्शन की। क्योंकि अपने तौर पर उसके सच या उनके सच की टांगें तो है नहीं, बार बार जोर जबरदस्ती से लोगों को बताना पड़ता है कि हमारी सोच की टांगें हैं, ये अपने पाँव पर खड़ा है। हालांकि अगर वाकई कोई सच अपने पाँव पर खड़ा है, अपनी टांगों पर वाकई खुद से खड़ा है, तो हर चंद रोज बाद, कुछ अरसे बाद इंडोर्समेंट के इंजेक्शन की इसको जरूरत क्यों पड़ती है? ट्रांसलेशन: हम पाकिस्तान में नए नज़रियात लेके आए हैं, लेकिन अगर आपने हमें चैलेंज किया है तो इसका मतलब है कि आपका नज़रिया गलत है। These curious fellows are really cute. आइंस्टाइन और बोहर की डिबेट देखें, चार्ल्स डार्विन की डिबेट्स देखें, जिनका हवाला दिया जाता है, बाय द वे, जिनका हवाला दिया डार्विन के तो आगे जो डार्विन्स बुलडॉग और ये वो पूरा आपको हिस्ट्री में पूरा मिल जाएगा। पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि दुनिया में इल्म का, फिक्र का जितना ज़्यादा उसकी जो तरवीज डिबेट्स के ज़रिए हुई है, किसी और ज़रिए से नहीं हुई है। किसी और ज़रिए से आज भी मॉडर्न दुनिया डिबेट्स पे खड़ी हुई है। और ये वही तबका है जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कहता था हम पाकिस्तान में डिबेट को खोलना चाहते हैं। हमने अर्ज़ किया जी चले खोलते हैं, तो आगे से कहते हैं नहीं, जो डिबेट करता है ना असल में उसका नज़रिया कमज़ोर होता है। नहीं मेरा वीर, इंज तो नहीं चलना हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि आप अनअपोज्ड ग्राउंड चाहें कि सुनिया हो जन गलियां ते विच सैकुलर यार फिरे, इंज तो नहीं हो सकता। डिबेट तो करनी पड़ेगी, वो हो रही है। आप लोग सामने नहीं आते वो एक और बात है, लेकिन ये भी डिबेट का एक तरीका है। ये नहीं हो सकता कि आपको खुला ग्राउंड मिले और कोई कुछ कहे ना। अपने आप को ये ज़रूर लॉलीपॉप देते रहें आप कि जो डिबेट करता है वो कमज़ोर होता है। आप भी असल में डिबेट ही कर रहे हैं। बहरहाल दिस विल हैपन टाइम एंड अगेन। सैकुलर यार को कहें कि वो तैयार रहे। मूव ऑन शैल वी। फर्स्ट काज मुख्तलिफ फिलॉसफीज के इम्तजाज से जो शक्ल इख्तियार करता है, इसे सादगी से बयान करें तो 3 सतह पर इसे देखा जा सकता है। पहली सतह यह कि हर चीज़ के होने की एक वजह होती है, रीज़न होती है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। नंबर 2 ये कि कायनात के होने की भी एक वजह होनी चाहिए, इसे भी खुद ब खुद अपने आप में कायम नहीं हो जाना चाहिए। नंबर 3 ये कि कायनात की वजह, रीज़न, फर्स्ट कॉज है। कोई फर्स्ट कॉज था जिसने सारे को ट्रिगर किया, और ये फर्स्ट कॉज गॉड, हमारा गॉड है, जिसने फर्स्ट कॉज शुरू की। इसके बाद फिर जो कुछ भी आप कहेंगे या दरियाफ्त होगा या आएगा या आर्गूमेंट में सामने आएगा, वो बैक से इसी फर्स्ट कॉज से जोड़ता चला जाएगा। अब यहाँ से फैसल वड़ाइश साहब ने फर्स्ट कॉज के ऊपर अपनी क्रिटिक शुरू की और उसकी एक समरी बयान की, बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर ही इज रॉन्ग। और ये एक आइदर इनको पता नहीं है या ये बदयानती है, दोनों में से कोई एक चीज़ है। चले मैं हुस्न ज़न रखता हूँ आज से कि इनको पता नहीं है कि ये जो कहा जाता है कि फ़र्स्ट कॉज में ये कहते हैं कि ये खुदा भी हमारे वाला है, किसी फर्स्ट कॉज के आर्गूमेंट में ये कभी दावा किया ही नहीं जाता है। इनफैक्ट फिलॉसफी में आर्गूमेंट्स एक दीवार की तरह होते हैं जिसमें ईंट के साथ ईंट लगाई जाती है और पूरी दीवार बनती है।
फर्स्ट कॉज इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये सब कुछ खुद वजूद में नहीं आ सकता। उसका अगला मरहला ये होता है कि फिर जिसने वजूद दिया है उसकी अपनी नेचर कैसी होगी, उसकी ज़ात कैसी होगी, उसके पास कितना इल्म होना, लॉजिकली हम जिसको समझने की कोशिश करते हैं कितना ज़रूरी होगा, उसकी कुदरत कहाँ कहाँ होनी चाहिए, एंड सो फोर्थ। उसके बाद अगली बातें होती हैं कि खुदा की, जिसको हम सब मानते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन जो हमारे पास है वो बेस्ट है। बट समहाउ फैसल वड़ाइच साहब की क्यूरियोसिटी शायद इस जगह नहीं जा सकी। अब मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने ये बात कहीं से सुनी, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कहीं पढ़ी लेकिन उसको गलत समझा, लेकिन ये बात फिल वाक़या नहीं है, इनफैक्ट ये खिलाफ वाक़या बात है, मुझे कहना चाहिए, इस तरह से जुमला बेहतर हो जाएगा कि फर्स्ट कॉज के अंदर मेरी खुदा की जो तशरीह है कि मेरा खुदा जिसे आमतौर पर कहा जाता है, ये फर्स्ट कॉज की किसी डिबेट का हिस्सा नहीं है। ये बात मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ ख़वातीन व हज़रात एंड ऑफ कोर्स द क्यूरियस फेलोज, कि अगर आप वाकई ही क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहते हैं और फैसल वड़ाइच साहब इसको फैलाना चाहते हैं, तो कम से कम जिन टॉपिक्स वो बात करते हैं उनके बारे में बुनियादी इन्फॉर्मेशन तो इंसान के पास होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक मुकदमा ही इतना फ्लॉड है, इतना गलत है, तो उसके ऊपर आप जो बिल्डिंग बिल्ड करेंगे, दैट इज गोइंग टू सफर फ्रॉम द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। खैर, ये इब्तदाइया था, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी के मुताबिक ये तो साबित हो गया कि ये जो कुछ अज्जा का कुल है, ये जो कायनात है, ये सब कुछ, ये कॉस्मोस जो कुछ है, था और होगा, एवरीथिंग, ये खुद पैदा नहीं हो सकता। लिहाजा इसे पैदा करने के लिए कोई नॉन कंटिंजेंट बीइंग, एक नेसेसरी बीइंग लाजमी होनी चाहिए जो इन कॉज एंड इफेक्ट की बंदिशों से आज़ाद हो। ये सूरत हाल फर्ज कर लेने के बाद कि ऐसा कुछ होना चाहिए, थियोलॉजियंस अगले सांस में बगैर साबित किए ये भी कह देते हैं कि बस साबित हो गया कि एक ऐसी नॉन कंटिंजेंट एंटिटी, एक नेसेसरी बीइंग है जिसने सब कुछ को पैदा किया है और वही गॉड है, और गॉड भी हमारे मजहब का हमारी बताई हुई खसूसियात के साथ है। ये भी बात में चंद स्टेप्स में कह के साबित कर देते हैं। अब यहां से मैं आपको ऑलमोस्ट कंफर्म कर सकता हूं कि आवर क्यूरियस फेलो हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो इन जो स्ट्रक्चर है, जो इसके पीछे जो सिलोजिज्म है, इनको उसकी ही समझ नहीं आई कि जब आप एक कंक्लूजन डिडक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट बना के, यानी कि एक आप जब किसी आर्गूमेंट की एक इस्तखराजी तामीर करते हैं तो उसके पीछे आप प्रेमिसेस सेट करते हैं जो कि कम से कम दो होती हैं। उन दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो वैलिड होनी चाहिए, वो साउंड होनी चाहिए। वैलिड और साउंड में फ़र्क होता है। अगर प्रेमिसेस जो कम से कम दो हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप ऐड कर सकें, अगर वो सारी की सारी वैलिड भी हैं और साउंड भी हैं, तो कंक्लूजन नेसेसरीली फॉलो होती है। ये कह देना कि बगैर सबूत के कह देते हैं खुदा है, आई हैव नो आइडिया फैसल साहब किसको पढ़ते हैं, किसके पास बैठते हैं। एक दफ़ा आप एक सिलोजिज्म यानी एक डिडक्टिव जो फ्रेमवर्क है उसको देखे तो सही। मिसाल के तौर पे उनकी आसानी के लिए मैं सजेस्ट कर देता हूं जो मॉडर्न दौर में कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट है, दो सिंपल प्रेमिसेस और एक नेसेसरली फॉलोइंग कंक्लूजन। तो वो जो कंक्लूजन होती है उसको आपको साबित नहीं करना पड़ता। यही इस्तखराजी मंतक की ब्यूटी होती है, डिडक्टिव रीजनिंग की यही ब्यूटी है कि उसका जो नतीजा है वो एक नेसेसरी ट्रूथ होता है। अब इसको अगर गलत कर रहा है ना फैसल वड़ाइच साहब, तो फिर ऐसा करें कि जितने भी आर्गूमेंट्स इमाम गजाली ने दिए हैं, इब्न सीना ने दिए हैं, थॉमस एक्वाइनस ने दिए हैं, लाइबनिज ने दिए हैं, आप इन सारे आर्गूमेंट्स की वैलिडिटी और साउंडनेस जो उनकी प्रेमिसेस की है उस पर क्वेश्चन उठाएं। यह होता है एक क्रिटिकल थिंकर। वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे दिया करता कि ये फर्ज करने के बाद वो फिर बगैर साबित कर देते हैं। दिस इज नॉट हाउ फिलॉसफी वर्क्स माय डियर सर, इट डजंट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर्गूमेंट है क्या। बट सो फार इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। मूव ऑन शैल वी। इस आर्गुमेंट के साथ ही वो एक और आर्गुमेंट भी जोड़ते हैं और इसे मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, और वो है इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉसेस। इस फिलॉसफी के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं कि लामुतनाही वक्त तक कॉज एंड इफेक्ट चलता रहे। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉसेस मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारा मुशाहिदा नहीं है। ये इसलिए साथ जोड़ी जाती है कि अगर कोई पूछ ले कि अगर कायनात को एक नेसेसरी बीइंग ने बनाया है, एक नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए, तो फिर इस नेसेसरी बीइंग को किसने बनाया, तो फिर इसको जिसने बनाया उसे किसने बनाया। इस सवाल का जवाब चूंकि हतमी इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि ये सिलसिला फिर कहीं थमेगा नहीं। सो फिलॉसफी इसके मुताबिक ये है कि ये फर्स्ट कॉज, प्राइम मूवर, फर्स्ट मूवर का साइकिल लामुतनाही इन्फिनिटी तक नहीं चल सकता। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो फर्स्ट कॉज है यानी इस कॉन्सेप्ट में गॉड, उसी पर ये साइकिल रुक जाएगा लॉजिकली, क्योंकि अगर इससे पीछे भी ये साइकिल चलेगा तो वो गॉड की मजहबी तारीफ डेफिनेशन के खिलाफ होगा। तो अड्डा पला हो जाए। But who are these people?
यानी ये जो इन्फिनिट रिग्रेस का आर्गुमेंट है वो इसलिए दे दिया जाता है कि अगर कोई पूछ ले कि ये जो नेसेसरी बीइंग है उसको किसने बनाया है, तो फिर आगे से ये वजाहत दी जाती है। सर पे अटेंशन, जरा करीब आइएगा। जिसको ये पता है ना कि नेसेसरी बीइंग क्या होता है, वो कभी भी नहीं पूछेगा कि उसको किसने बनाया है। थैंक यू, पीछे हो जाएं। व्हाई डू यू थिंक नेसेसरी बीइंग को नेसेसरी बीइंग कहा जाता है? इसलिए कि वो कंटिंजेंट नहीं होता। देयरफॉर क्वेश्चन कि उसको किसने बनाया है, इट इज लिमिटेड टू ए कंटिंजेंट बीइंग, नेसेसरी बीइंग को नहीं। हाँ, कोई ये पूछ सकता है कि अच्छा खुदा को किसने बनाया, लेकिन वो एज्यूम कर रहा होता है कि वो खुदा नेसेसरी नहीं है। अगर उसने खुद नेसेसरी मान लिया है, दिस क्वेश्चन डजंट अप्लाई एनी मोर। ट्रस्ट में, हम फिलोसफी की सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं, और उस स्क्रैचिंग करते हुए भी इतने जख्म अगर सामने आना शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स जो फिलोसॉफिकल स्किन है बड़ी थिन है हमारे क्यूरियस फेलो की। पता नहीं, इट गोज फर्दर। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट कॉज है यानी इस कॉन्सेप्ट में गॉड, उसी पर ये साइकिल रुक जाएगा लॉजिकली, क्योंकि अगर इससे पीछे भी ये साइकिल चलेगा तो वो गॉड की मजहबी तारीफ डेफिनेशन के खिलाफ होगा। ये जो आखिरी हिस्सा आपने सुना है कि जो मजहबी डेफिनेशन है उसके खिलाफ होगा ये सारी बात तो कोई मजहबी डेफिनेशन नहीं है, इसमें रिलीजन का सिरे से ताल्लुक ही नहीं है, बिकॉज वी आर एट बेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट थियोलॉजी। वैसे प्योर फिलोसफी है, लेकिन आप फिलोसफी से बाहर निकल के अगर आप फिर भी कहें कि मैंने कोई ना कोई टांग मैंने इस तरफ लेके आनी है, तो थियोलॉजी की हद तक आ सकती है। रिलीजन का तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं है सिरे से, अनलेस कि आप ये कहें कि आपको फिलोसफी, थियोलॉजी, रिलीजन का फर्क नहीं पता। इन दैट केस श्योर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना सकता हूं। लेकिन अगर आपने एक फिलोसॉफिकल बहस करनी है तो फिर आपको ये बुनियादी टर्म्स का पता होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि इसके अंदर कोई मजहबी इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसकी कोई ऐसी ताबीर व तशरीह नहीं है। ये खालस फ़लसफ़े की बहस है। इवन एथियस्ट लोग भी इन्फिनिट रिग्रेस को वो अनथिंकेबल कहते हैं। यहाँ पे एक इत्तफाक होता है थियस्ट का, एथियस्ट का, कि हाँ भाई कोई ना कोई कोज तो होगा। अब उस कोज की डेफिनेशन जब बात आती है तो आगे से इख्तलाफात स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हर कॉमन सेंस जिसमें है ना, वो ये समझता है कि इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता। इवन इसको एथियस्ट ने अपने तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की विद एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी की डिबेट से, बट इवन दैट डिडंट वर्क आउट। लेकिन अगर कोई एथियस्ट भी अगर मानता है कि इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि उसकी भी कोई ना कोई मजहबी डेफिनेशन होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात जो है दोस्तों कि फर्स्ट कॉज और इन्फिनिट रिग्रेस का ये पूरा आर्गुमेंट जो भी हमने बताया आपको, ये दोनों थ्योरीज इनके पेश होने के बरसों में और उसके बाद भी बहुत सी लॉजिकल फैलेसीज की वजह से डिस्प्यूट होती रहीं और इन पर इज्मा नहीं हो सका, कंसेंसस आज तक नहीं हो सका। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि नंबर एक, हम कायनात में जो भी कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं ये सब एनर्जी और मैटर की प्रॉपर्टी ही है। आप जानते हैं कि मादा मैटर भी एनर्जी ही का इर्तिकाज है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वही मैटर है। तो जब हम कंटिंजेंसी या कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं तो हम मैटर के अंदर ही देखते हैं। आवर क्रिटिकल थिंकर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि आज तक इस पे इत्तेफाक नहीं हो सका, इसके अंदर फैलसीज आती रहीं। फैसल बड़ाई साहब एक वीडियो बनाए मुझे, इसमें ज़रा 3 फैलसीज तो बताएं ज़रा, जस्ट 3। लेकिन आपने ट्रू रहना है टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉज एंड इन्फिनिट रिग्रेस। इस हद तक आप मुझे 3 फैलसीज अगर बता दें, मैं ये वाला वीडियो डिलीट कर दूंगा इसे मैं और क्या मैं ऑफर कर सकता हूं। अच्छा, दूसरी बात जो साहब ने आगे उसकी एक्सटेंशन में बताई, मैटर एंड सो फोर्थ, यहाँ पे वो सारा लेफ्टिज्म खुल के सामने आ जाता है, इसलिए कि वो चलता है सारे का सारा डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म पे। और जो मटीरियलिस्ट लोग हैं उनके ख्याल में इस दुनिया में सिर्फ मैटर ही एग्जिस्ट करता है। सो इट्स आइदर एटम्स और वॉइड, कि जो चीज़ भी है उसकी कोई ना कोई मटीरियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, अदरवाइज वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इंतहाई थका हुआ लग़व किस्म का ये फॉर्मूला है। इस पे हमारा ये जो हमारा द प्लेमिसिस्ट ट्रेनिंग कोर्स है उसके अंदर पूरा चैप्टर मैंने डेडिकेट किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट तो आप उसको देख सकते हैं। लुक, अगर हर चीज़ मैटर ही हो ना दुनिया में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आर्गूमेंट है इनका, ये सिर्फ उस वक्त ठीक साबित हो सकता है, मुझे कहना चाहिए, जब आप ये कहें कि ये वर्ल्ड व्यू बिल्कुल ठीक है कि पूरे का पूरा जहां, ये जितना भी जो फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, ये सारे का सारा जो है ये मैटर तक रिड्यूस्ड है और मैटर के बियॉन्ड कोई चीज़ नहीं है। अगर ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है तो इनकी और बहुत सी बातें दुरुस्त साबित हो जाएंगी। लेकिन अगर ये फंडामेंटल प्रेमिसेस ही गलत साबित हो जाती है, देन नथिंग एल्स वर्क्स, सारा आर्गूमेंट गलत हो जाता है। सो हियर आर द क्वेश्चंस। ये बात इंसान के शऊर से निकली हुई है कि हर चीज़ की कोई ना कोई मादी वजाहत होगी,
प्रॉब्लम, जिस शऊर से ये बात निकली है उसकी अपनी कोई मादी प्रॉपर्टी नहीं है, एक भी नहीं है। इंसान की अकल कोई मटेरियल प्रॉपर्टीज नहीं, इंसान की सोच कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं, शऊर कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं, गुस्सा कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं, जहन कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं। आई मीन इस दुनिया में आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं कि जिनकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं नज़र आती, इनफैक्ट होती ही नहीं है, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग दे आर पार्ट ऑफ द इनएफेबल थिंग्स। इनएफेबल को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट्स वे टू कॉम्प्लिकेटेड और ग्रेट और शॉर्ट। तो फिर हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि जो कुछ है वो मैटर ही है एंड देयर इज नथिंग एल्स? इंसान की सोच कैसे तब्दील होती है? सो फैसल वड़ाई साहब एक टिपिकल इस्लामी सोच से सेकुलर सोच में कैसे गए? व्हाट मटीरियल चेंजेस अकर्ड बिटवीन हिज बॉडी? कोई जेनेटिक चेंज हो गया था, इनके न्यूरॉन्स इस तरह से चेंज हो गए थे, इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है? ये मटीरियलिज्म तो इंतहाई जो एक सस्ता और थका हुआ नजरिया है, बाय दैट आई मीन फिलोसॉफिकल मटीरियलिज्म बाय द वे। जो साइंटिफिक मटीरियलिज्म है वो एक और चीज़ है, वो हम कदर करते हैं उसकी कि साइंस अपने आप को मादे के जहाँ तक रिड्यूस करती है उसके बियॉन्ड नहीं जाती है। इट्स अ गुड पोजीशन टू बी हेल्ड। लेकिन ये जो मटीरियलिज्म इनका है कि हम ये देखते हैं सारे का सारा मैटर होता है, ये आइडिया यहीं से गलत साबित हो जाता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक मादे से नहीं है, नेवरदलेस दे एग्जिस्ट। तो चूंकि ये आर्गूमेंट ही गलत है, देयरफॉर इससे जो प्रेमिसेस उन्होंने डिराइव की थी वही गलत है, क्योंकि अब ये समझते हैं कि अब खुदा तक हर चीज़ जो है वो मैटर ही होगी, वेराज हमें पता है कि इस दुनिया में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक मैटर से नहीं है। हमने कभी मादे और तवानाई के बाहर किसी कॉज को एम्पिरिकली ऑब्जर्व ही नहीं किया, कॉज एंड इफेक्ट को, इसलिए इस डोमेन में दावे साइंसी नहीं बल्कि फर्जी ही रहते हैं, मफरूजे ही रहते हैं। इंसान के पास ऐसा कोई तजुर्बा तरीका नहीं कि वो मैटर से बाहर निकलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करके कोई नतीजा हासिल कर सके। ये उन्होंने फॉलो अप में इसको डबल डाउन किया और ये बताया कि कोई ऐसा तरीका है ही नहीं। कैसे नहीं है? टेल मी, कैसे नहीं है? तो मिसाल के तौर पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, कि आप किसी मरीज को, बहुत सा होता है, डॉक्टर होते हैं कि वो कोई वाटर बेस इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मरीज उससे बेहतर होना शुरू हो जाता है ना। साइकोलॉजिस्ट के यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आम लोगों के यहाँ ये बड़ा जो है ये एक मज़े की बात होगी, राइट? एक आदमी है, वो बंदे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसने कहा मैं बड़ा बीमार हूँ, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, वो बीमार नहीं था, उसने इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे कोई ना कोई इंजेक्शन लगाएं, मुझे ट्रिप लगाएं, ये करें वो करें। डॉक्टर ने आखिरकार जान छुड़ाने के लिए उसको इंजेक्शन लगा दिया और बंदा ठीक हो गया। वाई? उसकी जो समझ है वो एक इममटीरियल चीज़ है, उसका जिस्म एक मटीरियल चीज़ है। उसके ये समझ लेने से कि मैं ठीक हो रहा हूं, उसका मटीरियल जिस्म कैसे ठीक होना शुरू हो गया? इट्स हेक ऑफ अ क्वेश्चन फॉर न्यूरोसाइंटिस्ट, फॉर साइकोलॉजिस्ट, फॉर साइकियाट्रिस्ट। हाउ डज दैट वर्क? किसी की अच्छी बात, आप यानी कि आप होम मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल आप खेल रहे हैं, आपकी आमतौर पर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अनलेस यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउअडेज, बट आमतौर पे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी स्किल बढ़ जाती है? आपका कोई नहीं भाई स्किल नहीं बढ़ती है, आपका टैलेंट नहीं बढ़ता है, बट देयर इज समथिंग विच इज़ इममटीरियल। आपकी कनेक्टिविटी उस होम ग्राउंड से होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्राउड के साथ, क्राउड की आपके साथ, एक ऑनर की बात होती है, गैरत की बात होती है, जिसकी वजह से यू गो टू द एक्स्ट्रा माइल एंड यू यूजुअली परफॉर्म बेटर। इसको क्या हम प्योर मटीरियलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। देन देयर इज अ हार्ड क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियंस, वी स्टिल डोंट नो। एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इमर्जेंस, कि अगर हर चीज़ मैटर की ही हो, सो देयर इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट इन फिलोसफी कि आप एक आदमी है, एक इंसान है, उसके जीनोम को आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पूरा उसका जितना भी जेनेटिक कोड है एग्जैक्टली आप उसको ऐसे ही ले लेते हैं, फिर आप हड्डियां जोड़ते हैं एंड यू मेक श्योर कि डीएनए वगैरह हड्डियों के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक जिंदा इंसान की होता है, फिर उन हड्डियों के ऊपर आप फ्लैश अप्लाई करते हैं। तो एक इंसान है, जिंदा इंसान है, वो लेटा हुआ है, दूसरे आपने यहाँ पे ये आपने किया है कि एक उसका जीनोमिक स्ट्रक्चर आपने उसका दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया, हड्डियाँ अप्लाई की, फ्लैश अप्लाई किया। सो द क्वेश्चन इज क्या दोनों में से क्या वो दोनों जिंदा हो जाएंगे, या उनमें से एक जिंदा होगा दूसरे को मुर्दा ही कहा जाएगा? एंड इफ द आंसर इज कि एक मुर्दा ही रहेगा, इट मीन्स के नथिंग इमर्ज्ड। वो जो इमर्जेंस है ना, वो नॉन मटीरियल है। फैसल साहब, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद एक्चुअली रीडिंग अबाउट द स्टफ यू आर टॉकिंग अबाउट। इस तरह से बच्चों को मिसलीड ना करें।
इस तरह से बच्चों को मिसलीड ना करें कि आपने मटीरियलिज्म जैसे फ्लॉड और एक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डिफंक्ट आइडियाज, उनको आपने ठीक समझ के आपने पूरा जो थियोलॉजी और रिलीजन का केस है उसको आपने डिबंक करने की कोशिश की। आप मटीरियलिज्म को साबित करें, कभी डिबेट करें, लेकिन शायद उससे लोगों का नजरिया गलत साबित हो जाता है ना वो तो हम नहीं करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जिसे थियोलॉजियंस, मजहबी स्कॉलर्स फर्स्ट कॉज के साथ जोड़ते हैं, मुफ्ती साहब ने भी इसी को बुनियाद बनाया, वो ये कि इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉजेज इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि आप इन्फिनिटी प्रैक्टिकली, जावेद अख्तर साहब, साबित करें, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी को साबित करें, ना कि थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली। अगर आप फर्स्ट कॉज को मुस्तरद करना चाहते हैं, इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली साबित करें कि इन्फिनिटी मुमकिन है, मैथ में नहीं, प्रैक्टिकली। अब दोस्तों ये बात दुरुस्त है कि इन्फिनिटी, लामुतनाहियत को कोई भी प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, बस तसव्वुराती तौर पर समझा सकता है। सो दिस इज हिज थर्ड अटेम्प्ट। दोनों चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया और एतराज़ किया मुफ्ती इस्माइल साहब पे कि उन्होंने क्यों कहा प्रैक्टिकली दिखाएं। वो सिंपल रीज़न है, इसलिए कि जावेद अख्तर साहब एक नॉलेज क्लेम कर रहे थे कि खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। हियर इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज there is a form of ontological atheism and there is a form of epistemological atheism, जिनकी अपनी अपनी वेरिएशंस हैं। आई एम वेरी श्योर जावेद अख्तर साहब को इसका मतलब नहीं पता। I'd be pleasantly surprised अगर फैसल राइस साहब को उन चीज़ों का मतलब पता हो। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि जावेद अख्तर साहब को उसका मतलब नहीं पता, लेकिन वो एक एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन से आ रहे थे। यही वजह मुफ्ती इस्माइल साहब ये कह रहे थे कि भाई आप कह दें मुझे नहीं पता, दैट वुड बी अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में एक नॉलेज क्लेम कर रहे हैं तो फिर सर्टेनिटी के साथ आपने इसको प्रैक्टिकली दिखाना है ना। और किसने दिखाना है? कोई तो एविडेंस आप देंगे। सो दिस इज नॉट ऑन मुफ्ती इस्माइल साहब, दिस इज ऑन जावेद साहब, कि जो भी एक इल्मियत से आएगा साबित तो उसने करना है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने यही कहा कि अब साबित मैंने भी करना है, आपने भी करना है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप करें मैं नहीं करूंगा। बड़ी फेयर बात है, दो लोग क्लेम कर रहे हैं तो साबित तो दोनों ही करेंगे जनाब। जैसे कि मशहूर मिसालें हैं, उनमें से एक हिल्बर्ट्स होटल का एक पैराडॉक्स है, जिसके एक ऐसा होटल है जिसके लाबुतनाही कमरे हैं और हर कमरे में पहले से गेस्ट मौजूद हैं, यानी पूरा होटल बुक है। लेकिन रात में एक नया गेस्ट आ जाता है, मैनेजर बड़ा मेहनती है, वो उसे रूम नंबर 1 अलॉट कर देता है, पहला कमरा, और तमाम गेस्ट्स को जो पहले से मौजूद हैं उनको नेक्स्ट रूम्स में शिफ्ट कर देता है। जो एक में है नंबर 1 वाले को उसको सेकंड रूम में शिफ्ट कर देता है, सेकंड वाले को थर्ड में, और थर्ड वाले को फोर्थ में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता है। रात भर इन्फिनिट गेस्ट आते रहते हैं और सबको इसी तरह एक एक करके शिफ्ट किया जाता रहता है। ये सिलसिला चलता रहता है और लाबुतनाही कमरों का होटल कभी भी फुल नहीं हो पाता। डेविड हिल्बर्ट दरअसल इस पैराडॉक्स से दिखाना चाहता है कि इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में तो किसी तरह कोहेरेंसी उसकी है, कोहेरेंट है, मैथ में मुमकिन दिखाई दे सकता है, मगर हमारी फिजिकल वर्ल्ड में, ईंट पत्थर की दुनिया में ये मिसाल काबिल अमल नहीं है कि एक ऐसा होटल हो और फिर उसमें लाबुतनाही बसों में लाबुतनाही गेस्ट आते रहें और वो भी इसमें फिट आते रहें। ऐसा मुमकिन नहीं। नाउ अपनी बात को बेहतर करने के लिए उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी, उनमें से एक भी आपने सुनी, दूसरी भी आप सुनने वाले हैं। वेल द आइडिया इज कि कोई ऐसा होटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। श्योर, बिल्कुल हम यही कहते हैं। आई कुडंट क्वाइट कनेक्ट के इस सारी एग्जाम्पल का मतलब क्या था, कि अगर आप ये कहते हैं कि ये आपकी इमेजिनेशन में पॉसिबल हो सकता है तो बिल्कुल जनाब कहें, श्योर, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ये मेरी इमेजिनेशन में पॉसिबल है, देयरफॉर मेरी इमेजिनेशन में ये पॉसिबल है कि खुदा नहीं, इसलिए कि अब हमारा जो लुत्फ़ मालूल का सिलसिला है, जो कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला है, ये इन्फिनिटली जा रहा है। तो श्योर कोई आदमी कहता है कि मेरी इमेजिनेशन में खुदा नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये कहता है कि ये रियलिटी है कि खुदा नहीं है, फिर वो इमेजिनेशन वाली एग्जांपल्स नहीं दे सकता। क्योंकि अगर ये हिल्बर्ट्स होटल अगर रियलिटी में पॉसिबल हो सकता तो ये होता, लेकिन रियलिटी में नहीं है, तो इसलिए रियल डिबेट्स में इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। चलते हैं इनकी दूसरी एग्जांपल की तरफ। इसके मुकाबले में एक जीनो पैराडॉक्स भी है, जो कहता है कि फर्ज करें आपने कुछ फासला तय करना है, मिसाल के तौर पर 10 मीटर का फासला है, वो आपने तय करना है, लेकिन जितना भी फासला आप तय करेंगे पहले उसका हाफ, उसका आधा तय करना होगा। जो भी आता है, इस केस में 10 मीटर हमने लिया तो ठीक है, 5 मीटर फासला इसका हाफ होगा। अब 10 का आधा अगर 5 है तो 5 का भी तो आधा है, 2.5, 2.5, फिर 2.5 का हाफ भी 1.25 है, फिर इसका हाफ भी 0.625 है, फिर उसका हाफ भी 0.312 है, और उसके बाद फिर एक उसका भी हाफ है, और एक लामुतनाही इन्फिनिट सिलसिला चलता रहेगा हाफ फासला तय करने के सिलसिले में, जिसमें हर फासले का एक हाफ होगा, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो कितना ही तवील नंबर 0.00 की शक्ल में ना बन जाए। आपको थ्योरेटिकली लामुतनाही स्टेप्स लेना होंगे। ये 10 मीटर का छोटा सा फासला, इसको शुरू करने के लिए भी, इसको कवर करना शुरू करने के लिए भी आपको लामुतनाही थ्योरेटिकली छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। यानी हम स्टेप्स की डिवीजन के हिसाब से देखें तो ये सफर शुरू ही नहीं होना चाहिए, मगर हकीकी जिंदगी में हम रोज इस 10 मीटर के थ्योरेटिकल इन्फिनिट डिस्टेंस को चंद स्टेप्स में रोज क्रॉस करते हैं। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ज़ीनो's पैराडॉक्स इज नो लॉन्गर अ पैराडॉक्स, इसको सॉल्व कर लिया गया बिकॉज ज़ीनो एक्चुअली मेड अ मिस्टेक कि वो उन्होंने टाइम कैलकुलेट नहीं किया, उसके अंदर सिर्फ डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। बट हियर इज द आंसर कि 1/2 to 1/4 to 1/8 इस सब को अगर होलिस्टिकली देखें तो जवाब आएगा 1, जिसे कहते हैं ना ओ पे आ पैराडॉक्स।
दैट्स डन, इट्स फिनिश्ड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम उससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि फैसल बड़ाई साहब शायद कम क्यूरियस रहे ये आर्गूमेंट को सोचने के हवाले से कि ये आर्गूमेंट एक्चुअली उनके अपने खिलाफ जा रहा है, कि अगर वो जो टाइनी स्मॉल इन्फिनिट जो छोटे 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 स्टेप्स बीच में हैं इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंसेस, उनका पॉइंट और पॉइंट बी है। सो 1 किलोमीटर मिसाल के तौर पे इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट हैज़ अ फिनिशिंग पॉइंट। इन बिटवीन आप कह सकते हैं कि ड्यू टू वट एवर एक्सप्लेनेशन, मे बी मैथमेटिकल इनएबिलिटी, मे बी आवर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैथ्स एट अ बेटर लेवल, और मे बी वाकई वहाँ पे ऐसे छोटे 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 स्टेप्स ऐसे हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इट स्टिल डज नॉट चेंज द फैक्ट कि इट इज़ कनेक्टेड टू समथिंग। सो अगर हम पॉइंट बी हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अगर हम पॉइंट बी हैं बेसिकली 14 बिलियन साल जितने भी हो गए हैं, दैट टेक्स अस टू पॉइंट बी। इसके अंदर जितने भी इनफिनिट आप कॉजेज आप देखते रहेंगे या उन कॉजेज को आप इनफिनिट कहते रहेंगे, दे स्टॉप एट ए एंड दैट इज द फर्स्ट कॉज। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर नॉट सेइंग। दैट इज द पैराडॉक्स एक्चुअली। मूव ऑन शैल वी। असूली तौर पर अगर आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज का प्रैक्टिकल सबूत मांग रहे हैं, तो नॉन मैटर के फर्स्ट काज होने का भी प्रैक्टिकल सबूत ही आपको देना होगा। बिल्कुल, और अगर आप वाकई ही इस मामले में क्यूरियस फेलो होते तो आपको सबूत मिल जाना चाहिए था। पता है किससे? इब्न सीना से, इमाम गजाली से, थॉमस एक्विनस से, क्योंकि इन सब लोगों ने लॉजिकली कंक्लूड किया है विद साउंड एंड वैलिड प्रेमिसेस कि वो जो फर्स्ट कॉज है वो इमटेरियल है, वो मटेरियल नहीं हो सकता। नाउ ये सैकड़ों बरस इस पे लगे हैं। आई विल डू माई बेस्ट कि इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर एड्रेस कर दूं। हियर्स अ थिंग, एक चीज़ होती है पोटेंशियलिटी, एक होती है एक्चुअलिटी। हर वो चीज़ जिसमें पोटेंशियल होती है टू बिकम समथिंग एल्स, वो पोटेंशियलिटी से एक्चुअली वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन कोई और एक्चुअलिटी हमें चाहिए होती है जो उसको वहाँ तक पहुँचाए। सो मिसाल के तौर पे पत्थर है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि उसका एक बुत बना दिया जाए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। हमें कोई और एक्चुअलिटी चाहिए होगी, लाइक अनदर पर्सन, कि जो उसको वहां तक लेके जाए। सो ए पोटेंशियलिटी बिकम्स एक्चुअलिटी थ्रू अनदर एक्टिव एक्चुअलिटी। दैट्स हाउ इट गोज। इसको अगर हम अप्लाई करते हैं एट इन्फिनिट रिग्रेस, कि एक तो पोटेंशियलिटी है, उसको किसी ने एक्चुअलाइज किया। अच्छा, जिसने उसको एक्चुअलाइज किया उसको किसने किया? बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ पोटेंशियलिटी, बिकॉज दैट हैज कॉज्ड अनदर थिंग टू बिकम समथिंग एल्स। एंड देन उसको किसने किया और उसको किसने किया, उसको किसने किया। फिर ये हम देखते हैं कि जितना भी मैटर है ये सब का सब पोटेंशियल है, बिकॉज इट कैन बिकम समथिंग एल्स, समथिंग दैट इट इज नॉट। तो एक लकड़ी है, उसकी कुर्सी बन सकती है, उसका मेज बन सकता है। एक पत्थर है, आप उसका भी खूबसूरत मेज बना सकते हैं। यू गेट द आइडिया, राइट? सवाल ये है कि अगर हम पीछे पीछे जाते जाएं तो जो फर्स्ट कॉज है उसका इमटेरियल होना इसलिए जरूरी है कि अगर वो मैटर हो तो देन इट कैन पोटेंशियली बिकम समथिंग एल्स व्हिच इट वाज नॉट, एंड इफ दैट इज द केस इट मींस इट इज कंटिंजेंट। पर बिकॉज हमने ऑलरेडी ये चीज कंक्लूड कर ली है थ्रू साउंड एंड वैलिड प्रेमिसेस कि वो फर्स्ट कॉज अनकॉज्ड है, देयरफॉर वो मैटर नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर वो मैटर होता तो वो पोटेंशियली कुछ और बन सकता। सो इट नेसेसरली फॉलोज कि वो कंप्लीट एक्ट हो, और वो कंप्लीट एक्ट इस तरह से हो कि वो ऑल एक्ट है, उसमें पोटेंशियल कुछ नहीं है जो कोई और चीज बन सकती हो, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमली, इवन पॉसिबल भी नहीं कहा जा सकता। व्हाट इज देयर ऑफ कंप्लीशन, इट्स देयर ऑफ परफेक्शन इज देयर। Zero potentiality, therefore completely immaterial. सैकड़ों साल इस पे लगे हैं लोगों को लिखते, एक्सप्लेन करते, और ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से आगे जा चुकी है कि इट हैज टू बी दैट वे। अब अगर इसको गलत साबित करना है तो उसके लिए कोई फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट लेके आना होगा। ये नहीं चलेगा कि नहीं आपने साबित करना है। ओ भाई, इब्न सीना से तो साबित हो रहा है, उसको गलत साबित करें ना, उस पर फलसफा लेके आए, उस पर लॉजिक लेके आए, बताएं कि ये इसलिए गलत है। इसलिए तो नहीं कि चूंकि मटीरियलिज्म ठीक है इसलिए वो गलत है। नहीं, फिर मटीरियलिज्म को ठीक साबित करना पड़ेगा ना आपको। आगे बढ़ते हैं।
वो हर चीज़ पर, हर दावे पर एक ऐसा पर्दा चढ़ाएंगे जिसके मुताबिक इसे कोई भी कहीं भी किसी भी हालत में टेस्ट ना कर सके। इसीलिए वो साइंटिफिक एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस और प्रैक्टिकल एविडेंस तमाम को मानने से इनकार कर देते हैं। फैसल साहब ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि शायद कोई साइंटिफिक और एम्पिरिकल एविडेंस ऐसा है जो वजूद खुदा को डिनाई करता है। यही वजह है कि ये तनकीद जो थी थियोलॉजियंस पे थी, जो कह रहे थे ना कि वो पर्दा डाल देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस है फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रे टेल। कोई एम्पिरिकल एविडेंस आपके पास है, प्रे टेल। अगर वो नहीं है तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर इस तरह की लगवियात डाल के लोगों के जहन खराब ना करें। साइंस कोई आफाकी या कदीम किताब नहीं है कि उसका नाम साइंस हो। ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आइडियाज़ को प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता है और यूनिवर्सली यानी हर जगह अप्लाई किया जाता है। अगर अप्लाई हो जाएं और जब तक अप्लाई रहें इन्हें काम में लाया जाता है, वरना रद्द कर दिया जाता है और इंसान नए आइडियाज़ की तरफ बढ़ जाता है। जबकि थियोलॉजियंस का, मजहबी स्कॉलर्स का कोई फलसफा इंसान के किसी प्रैक्टिकल मसले का हल नहीं निकालता। हाँ, आर्जी तौर पर इत्मीनान का हल वो निकाल देता है अपने घरों में। राइट, यहाँ पे है साइंटिज्म और उसके बाद जो एतराज़ है वो मजहबी लोगों पे है। ये जो उन्होंने बात कही है, दैट एक्चुअली इज प्रीटी मच व्हाट साइंटिज्म इज। नाउ साइंटिज्म बुनियादी तौर पे साइंस नहीं है, वो एक फ़लसफ़ा है जो ये पॉजिट करता है कि हकीकत वही है जिस पे आप साइंसी तौर पे आप पहुंच सकते हैं। हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। अगेन जो हमने ट्रेनिंग कोर्स डेवलप किया उस पर काफ़ी लंबी तफसील है कि ये बात क्यों गलत है, लेकिन अगर समरी में आपको उसकी बता दूं कि साइंस ने जब खुद को महदूद किया है फिनोमेना तक, मटीरियल जहाँ तक, तो फिर वो कैसे क्लेम कर सकती है कि हर चीज़ के ऊपर ही मेरा इख्तियार है, हर चीज़ के ऊपर मेरा है? ये तो हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि जो वेरिफिकेशनिस्ट मूवमेंट है वो बुरी तरह से क्रैश हुई वेस्ट में, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म आया था वो इसी के खिलाफ आया था 1960s में। यानी कि इवन वेस्ट भी इस बात से 60s में आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारे क्यूरियस फेलोज अभी, आई थिंक दे आर लाइक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70 years just didn't happen to them. That's rather curious position to be in. But anyway, back to the topic, संजीदगी के साथ I'm sorry about that, कि अगर आप ये समझते हैं कि हर चीज़ तक आप साइंस के ज़रिए पहुंच सकते हैं, तो भाई हर वो चीज़ जो साइंस की डोमेन में नहीं है, आप क्या करेंगे उसका? फॉर एग्जांपल सियासत। ना अभी लेफ्टी के पास एक बड़ा अच्छा अपने इस पे ओपिनियन होगा कि देखिए जी, हमारी तो साइंसी पोजीशन है, जो कम्युनिज्म है, तो वो तो तजर्बे के बाद हर जगह फेल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई साइंसी पोजीशन थी ना, वेट कि आपने एक साइंटिफिक एनालिसिस हिस्ट्री का पेश किया, यू टुक इट फ्रॉम हेगल, उसको फाइन ट्यून किया मार्क्स ने, एंड नाउ वी हैव अ साइंटिफिक व्यू टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, और उसी को हम अप्लाई करेंगे फ्यूचर पे, तो वो तो टाइम एंड अगेन फेल होगी। दुनिया में जहाँ भी आपने उसको अप्लाई करके देखा वो तो फेल हो गया है। विच मीन्स कि इफ देयर इज एनीथिंग ऑब्जर्वेबल, तो आपका नजरिया है कि वो गलत है। थ्रू ऑब्जर्वेशन वी नो दैट। हिस्ट्री इसको कंफर्म करती है कि वो सारा गलत था। लेकिन उस गलत की बुनियाद पे आप दूसरी चीज़ों को कैसे गलत कह सकते हैं? और फिर आपने कहा कि मजहबी लोगों का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी का कोई फ़ायदा होता हो, जो करती है वो साइंस करती है। वो भाई ह्यूमन राइट्स ये मज़हब का मजमून है, साइंस का नहीं है। चिल्ड्रन राइट्स ये साइंस का मजमून नहीं है, ये मज़हब का है। तहजीब साइंस का मजमून नहीं है, ये मज़हब का है। यू नेम इट। साइंस इंसानों का फ़ायदा करती है जब टेक्नोलॉजी बनती है, रिसर्च आगे जाती है, लेकिन उसका क्या ताल्लुक है? आई मीन, इफ साइंस को जब हिटलर ने साइंस को यूज़ किया, आप देख लें क्या। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो साइंस को यूज़ करता है वो बुरा करता है। मैं कहता हूँ जब साइंस को आप एक वर्ल्ड व्यू बना के करते हैं, जो साइंटिज्म में वर्ल्ड व्यू है। अगरचे ये कहा उन्होंने कि ये एक प्रोसेस है, किताब का नाम नहीं है। अगर साइंटिज्म पे किताबें ही पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा वर्ल्ड व्यू है। डार्विनियन इवोल्यूशन सारी की सारी साइंटिज्म पे खड़ी हुई है बिकॉज ऑफ इट्स status of being a worldview. It's a wrong worldview. Frankly speaking, in its own right, it's a metaphysical worldview. But do they care? Nope, they don't. But we're gonna move on. अब दोस्तों, आप एक सादा सा असूल हमेशा जहन में रखें। किसी भी शय के वजूद के दावे को मानी खेज बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए कम अज कम ये बताना पड़ता है कि ये दावा कहाँ, कब और किस मुशाहिदे में, किस ऑब्जर्वेशन में जांचा जा सकता है। दूसरे लफ्जों में, दावे की कोई ना कोई टाइम एंड स्पेस, कोई फुटप्रिंट होना चाहिए, या कम से कम ऐसा रास्ता जिससे इसकी मौजूदगी को टेस्ट किया जा सके। इंसान जहनी तौर पर भी मौजूद का तसव्वुर उसी वक्त मजबूत बना सकता है जब इसे जगह और वक्त के किसी ना किसी पैराए में रखा जा सके कि फलां चीज़ फलां जगह और फलां वक्त पर मैंने देखी थी या मैं देख सकता हूँ। ये बात बिल्कुल असूली तौर पे दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि जिस चीज़ को आपने सच बना के लोगों के सामने पेश किया है, क्या वो इस मेयार पे पूरी उतरती है? मिसाल के तौर पे डार्विनियन इवोल्यूशन, फैसल साहब ने इस पर काफ़ी वीडियो बनाए हैं, उसको एक सच्चाई बना के लोगों के सामने पेश किया है। क्या उसमें जो दावे किए जाते हैं, क्या आप उसको वक्त और बाकी जो आपने बातें कही हैं ये मेयार अप्लाई करते हुए आप कह सकते हैं? नो, यू कैन नॉट। देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स। फॉसिल रिकॉर्ड्स में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है, आपके बाकी जो दावे हैं उनमें बड़े बड़े प्रॉब्लम है। नेचुरल सिलेक्शन बजाते खुद एक
मेटाफिजिकल, नॉन मटेरियल वर्ल्ड व्यू, किसी नेचर की अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है कि वो डिसीजन में कैसे करती है या जो रिजल्ट आ जाता है हम उसको क्यों कहते हैं कि सिलेक्शन है. ऑल ऑफ दैट इज अ मेटाफिजिकल एक्सरसाइज, नन ऑफ दैट इज मटेरियल. लेकिन इसके बावजूद आप मटेरियलिज्म को ठीक समझते हुए इसको आप ठीक कह रहे होते हैं. बट यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग. जो आपने कहा है, एट बेस्ट आप किसी और की बात पे ईमान लेके आए हुए होंगे. एट बेस्ट कि कदीम आपने हड्डियों के ढांचे देख लिए हैं, उस पर आपने एक मेटाफोरिकल, माफी चाहता हूँ, मेटाफिजिकल व्यू आपने बना लिया कि इसकी इवोल्यूशन हुई है. आप नहीं दिखा सकते कभी इवोल्यूशन हुई है. मैक्रो इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ. नो वन हैज एवर डन दैट. जिंदगी अदम से वजूद में आई है, जो आपका ये बायोजेनेसिस का नजरिया है, आप नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके बावजूद आप इस चीज के कायल हैं. ये ईमान ही है. फर्क ये है फैसल साहब कि हम साहिब ईमान होने को मानते हैं. आपका जिन चीज़ों पे ईमान है आप उसे अकलियत कह देते हैं, रैशनैलिटी कह देते हैं, पर बियॉन्ड ईमान वो भी कुछ नहीं है. बहरहाल फैसल साहब ने यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और उस पर ही हम ख़त्म करेंगे अपने एनालिसिस दे के कि उन्होंने क्या खूबसूरत 2 एग्जाम्पल्स दी हैं. लेट्स हियर हिम आउट. मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि लाहौर में एक जिंदा डायनासोर मौजूद है, टीरेक्स हो या टाइटेनोसोर, मगर वो जगह ना बता सके, ना वक्त बता सके, ना कोई काबिल अमल जांच का तरीका बता सके, तो अमली तौर पर ये दावा नहीं होने के बराबर हो जाएगा, नथिंग के बराबर होगा. और अगर वो कहे कि डायनासोर तो लाहौर में है मगर ऐसी जगह है जहां से सबूत लाकर मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो फिर ये बात और भी कमजोर हो जाएगी. सबूत नहीं रहेगी, एविडेंस नहीं रहेगी, महज खुश ख्याली रह जाएगी, एक शख्स का दावा रह जाएगा. मुख्तसर ये कि जब कोई आपसे कहे कि बस मान लो अभी तुम इस हकीकत को समझ नहीं सकते, इसलिए जो मैं कहता हूं उसको मान लो, तो आप उसके दावे को कम से कम भी शक के दायरे में जरूर रखें. मानना तो बहुत दूर की बात. यानी कि 2 चीज़ें उन्होंने कही कि जिंदा है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कहाँ है, लेकिन और उसके साथ साथ ये कि जिंदा है लेकिन मैं आपको ये भी नहीं बता सकता वो कहाँ पे है. well, essentially ये एक और rendition है जो रसल्स का टी पॉट है, कि जो रसल ने कहा था, बर्टन रसल, दैट इज कि अगर कोई, मैं आपसे कहूँ कि खला के अंदर किसी जगह पे एक चाय की चैनक है और वो है लेकिन इतनी छोटी है कि हमारे जदीद तरीन हालात से भी आपको नज़र नहीं आती वगैरह वगैरह वगैरह, इसके बावजूद मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसको मान लें, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे ना कि मैं उसको नहीं मानूंगा. तो सेम थिंग, अगर कोई आदमी कहता है डायनासोर है लेकिन वो कहता है मैं बता भी नहीं सकता कहाँ पे है, तो फिर आप शक करेंगे ना उस चीज़ पे. तो हज़रत ये शक आप इवोल्यूशन पे क्यों नहीं करते? आपको पता है कि इवोल्यूशन में भी एग्जैक्टली यही हरकत की जा चुकी है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड द पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम और द पंकैक, कि जो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म की थ्योरी जब ठीक साबित नहीं हो सकी कि ये जानदार जो हैं ये छोटे 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 तगय्युर में आते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नई स्पीशीज़ वजूद में आ चुकी होती है, लेकिन उसका तो हमने अब सबूत देना है क्योंकि ये तो साइंस है. सबूत ये सारा हिस्टोरिकल हम ले दे सकते हैं, तो उसके अंदर तो फॉसिल्स मैटर करेंगे. फॉसिल्स तो ऐसा कुछ पॉजिट नहीं करते. सो स्टीवन जे गूल्ड एक नया नज़रिया लेके आए, द पंक एक्ट या द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, स्टेसिस एंड सल्टेशंस, जिसकी समरी ये है कि वक्त बहुत ही अरसा होता है कि जानदारों के अंदर कोई मामूली से कोई तब्दीलियाँ होती हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं होती, फिर एकदम से वो इवॉल्व होता है इतनी तेज़ी के साथ कि वक्त के दामन में ये गुंजाइश ही नहीं बचती कि वो उसके फॉसिल्स को बचा के रख सके. सो फॉसिल्स हैं लेकिन हम बता नहीं सकते वो कहाँ हैं. एग्जैक्टली व्हाट फैसल साहब इज सेइंग, बट समहाउ उस पे फैसल भाई का ईमान है लेकिन बाकी हर चीज़ पे शक है. मान जाए आप भी साहिबान ईमान है, हम भी साहिबान ईमान है. जो हमारा ईमान है वो और तरह का है, आपका ईमान कुछ और तरह का है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. बाय ऑल मीन्स आप ज़रूर रखें, माइंड न कीजिएगा. आपने जो बातें कही हैं, मेरा मशवरा आपको ये होगा कि इफ़ यू रियली वांट टू चेंज पीपल्स माइंड, यू हैव टू अप योर गेम. यू रियली हैव टू अप योर गेम, बिकॉज इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि किसी ने फ़लसफ़ा नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी ने थियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, किसी ने इल्मुल कलाम नहीं पढ़ा हुआ. ये तो मेरा व्यू है. फैसल साहब, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जब वो लोग जिन्होंने इसको मदारिस में पढ़ा हुआ है, इल्मुल कलाम पढ़ा है, इस्तक़राई मंतक पढ़ी है, इस्तख़राजी मंतक पढ़ी है, जब वो आपके सामने सवाल लेके आएंगे, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. सो देयर आर लिमिटेशंस एंड आई अंडरस्टैंड कि हमारे जो देसी हजरात हैं, द बिलो द रेडार वो परवाज़ करने की कोशिश करते हैं, बट व्हेन यू कट इन टू द हॉस्टाइल टेरिटरीज, or I should say cut into the territories as a hostile person, आप रेडार पे अपेयर हो जाते हैं, and then you have to answer. So let's stop things here. अगली किसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. I think we need to give it rest now. अल्लाह हाफ़िज़.